Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is ISRO to set up satellite terminal on fishing boat in 13 coastal state. इसरो जो है वो सेटअप करने जा रही है सैटेलाइट टर्मिनल को फिशिंग बोट पे 13 कोस्टल स्टेट के लिए। जानेंगे इसके बारे में हम डिटेल पे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द कमर्शियल आर्म ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो plan to enhance communication and monitoring in Indian water by setting up mobile satellite service terminal on motorized and fishing boat across 13 coastal states. जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है जो कि कमर्शियल आर्म है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने प्लान किया है कि वो इनहेंस करेंगे कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग को इंडियन वाटर के ऊपर सेटअप करके मोबाइल सैटेलाइट सर्विस एमएमएस टर्मिनल को मोटराइज और फिशिंग बोट के ऊपर 13 कोस्टल स्टेट के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है इसका मकसद है इस्टेब्लिश करना एक डेडिकेटेड मोबाइल सैटेलाइट सर्विस सेटकॉम नेटवर्क को इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए, एसेट ट्रैकिंग के लिए और सर्विलांस के लिए। ये जो सिस्टम है ये यूटिलाइज करेगा इंडिया के खुद के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नेविक का, और ये इंक्लूड करेगा डेडिकेटेड ग्राउंड स्टेशन, सैटेलाइट टर्मिनल और स्पॉन्डर को फील्ड डिप्लॉयमेंट के लिए। सिग्निफिकेंस इसका क्या है? This initiative intend to improve the security of fishermen, enhance national security, enable two-way communication with fishermen, provide periodic location access, issue weather alert, identify international water border violation and deliver accurate navigation alert. ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है इंप्रूव करना सिक्योरिटी को फिशरमैन के लिए, इनहेंस करना नेशनल सिक्योरिटी को, इनेबल करना दो वे कम्युनिकेशन को फिशरमैन के लिए, प्रोवाइड करना पीरियोडिक लोकेशन एक्सेस को, इश्यू करना वेदर अलर्ट को, आइडेंटिफाई करना इंटरनेशनल वाटर बॉर्डर वायलेशन को और डिलीवर करना एक्यूरेट नेविगेशन अलर्ट को। जो स्पॉन्डर होंगे वो फीचर्स होंगे वाईफाई एंड ब्लूटूथ ट्रांसरिसीवर के जैसे, और मल्टीलिंगुअल ऐप होगा जिसको डेवलप किया जा रहा है कम्युनिकेशन के लिए ऐप और ट्रांसपॉन्डर के बीच में। अब हम नेविक के बारे में भी जान ले। नेविक नेविगेशन इन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इज एन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डेवलप्ड बाय इसरो। जो नेविक है आपका नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है 8 सैटेलाइट को, जिसमें 3 सैटेलाइट जो है वो आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जबकि 5 सैटेलाइट जो है वो आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिगेटर जार फिश। तो हम जानेंगे एलिगेटर जार फिश के बारे में। रिसेंटली नॉन नेटिव एलिगेटर जार फिश नोन फॉर इट्स क्रोकोडाइल लाइक हेड एंड रेजर शेप्ड टीथ वाज फाउंड इन वन ऑफ कश्मीर आइडलिक लेक, रेजिंग एप्रीहेंशन अबाउट इट इम्पैक्ट ऑन द नेटिव फिश स्पीसीज। अभी हाल ही में एक जो नॉन नेटिव एलिगेटर जार फिश है जिसको कि जाना जाता है क्रोकोडाइल लाइक हेड और रेजर शेप्ड टीथ के लिए, वो पाए गए हैं एक कश्मीर के आइडलिक लेक पे। ये रेस कर रहा है एप्रीहेंशन को, इसके इम्पैक्ट को लेके नेटिव फिश के स्पीसीज के ऊपर। एलिगेटर गार फिश के बारे में हम जान ले। Alligator garfish is a rare find urine fish and is one of the biggest freshwater fish in North America and the largest species in the gar family. जो एलिगेटर गार फिश है ये रे फिंड यूरेलाइन फिश है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर फिश में से है नॉर्थ अमेरिका का, और ये लार्जेस्ट स्पीसीज है गार फैमिली का। दिस प्रेडेटर फिश एज एन एलिगेटर लाइक हेड एंड रेजर शार्प टीथ। ये जो प्रेडेटर फिश है इसका एलिगेटर के जैसा हेड होता है, रेजर के शार्प टीथ होता है। It was also found in some part of India like भोपाल, केरला and from water bodies of महाराष्ट्र and कोलकाता। इसको पाया गया था कुछ अदर पार्ट में भी भारत के, जैसे कि भोपाल हो गया, केरला हो गया, और जो वाटर बॉडीज है महाराष्ट्र और कलकत्ता वहां से भी इसको पाया गया है। आईयूसीएन स्टेटस इज लिस्ट कंसर्न, और आईयूसीएन स्टेटस जो है इसका वो लिस्ट कंसर्न है। ये आप देख सकते हैं इस फिश के स्पीसीज को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डक बिल डायनासोर। तो हम जानेंगे डक बिल डायनासोर के बारे में। साइंटिस्ट इन चिली हैव अनकवर्ड द रिमेन्स ऑफ प्रीवियसली अननोन स्पीसीज ऑफ हार्बीवोरस डायनासोर, चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग बिलीफ अबाउट द रेंज ऑफ डक बिल डायनासोर। साइंटिस्ट जो थे चिली के, उन्होंने अनकवर किया है जो रिमेन्स था प्रीवियसली अननोन स्पीसीज हार्बीवोरस डायनासोर का, वो चैलेंज कर रहे हैं एग्जिस्टिंग बिलीफ को लेकर जो रेंज है डक बिल डायनासोर का। डक बिल डायनासोर के बारे में हम जान लें। द न्यूली डिस्कवर्ड डायनासोर नेम गोनकोकेन नानोई लिव्ड 72 मिलियन ईयर्स अगो इन व्हाट इज नाउ चाइलियन पैटागोनिया। जो न्यूली डिस्कवर्ड डायनासोर है उसका नाम जो है गोनकोन नारोई है, जो कि 72 मिलियन ईयर पहले रहते थे, जिसको कि अब हम चिलियन पैटागोनिया के नाम से जानते हैं। मेजरिंग अप टू 14 मीटर इन लेंथ एंड वेटिंग अ टन, दिस स्लेंडर डायनासोर वे आर कैपेबल ऑफ बोथ बाइपेडल एंड क्वाड्रुपेडल पोस्टर टू एक्सेस वेजिटेशन एट डिफरेंट हाइट। मेजर जो है इसका वो 4 मीटर तक लेंथ में होता था, इनका वेट टन तक हो सकता था। ये जो स्लेंडर डायनासोर थे वो कैपेबल थे दोनों ही बाइपीडल और क्वाड्रुपेडल पोस्टर के लिए, ताकि वो एक्सेस कर पाए वेजिटेशन को अलग अलग हाइट के।
सिग्निफिकेंस क्या है इस डिस्कवरी का? ये जो फाइंडिंग है ये सजेस्ट कर रहा है कि जो चिलियन पैटागोनिया है वो सर्व करता है एक हेवन के रूप में एंशिएंट स्पीशीज के लिए हेड्रोसोर का, और जो टाइप है डक बिल डायनासोर का जिसको जो कि प्रिविलेंट है नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप में, ये क्रिटेशियस पीरियड का है। ये जो डिस्कवरी है ये एक्सपेंड करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग को डिस्ट्रीब्यूशन और इवोल्यूशन को लेकर डायनासोर का साउथर्न हेमिस्फीयर पे। ये आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टपस यूएवी। तो हम जानेंगे टपस यूएवी के बारे में। द इंडिजिनसली डेवलप्ड टपस यूएवी 201 व 201 has achieved a major milestone as the Defense Research Development Organization and Indian Navy have successfully demonstrated transferring of command and control capability of the UAV। जो इंडिजिनसली डेवलप किया गया है टपस 201 यूएवी को, इसने अचीव किया है मेजर माइलस्टोन को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है और ट्रांसफर किया है कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी को यूएवी का। ये टपस यूएवी है क्या? ये इंडिजिनसली डेवलप्ड टपस 201 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल यूएवी जो है इसको डिजाइन किया गया, डेवलप किया गया है बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। TAPS 201, a multi-mission UAV, is being developed to carry out intelligence, surveillance and reconnaissance role for 3 armed forces with an endurance of 24 to 30 hours। और जो TAPS 201 है ये मल्टी मिशन अनमेंड एरियर व्हीकल है जिसको डेवलप किया गया है कैरी करने के लिए इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकन्सनेंस रोल को तीनों आर्म फोर्सेस के लिए। इसका इंड्योरेंस जो है वो 24 से 40 आवर्स तक का है। Dubbed the Indian version of US Predator drone, TAPS 201 is capable to carry different combination of payload like medium range electro-optic, long range electro-optic, synthetic aperture radar, electronic intelligence, communication intelligence and situational awareness payload और to perform mission during day and night। और ये इसको डब किया गया है कि ये इंडियन वर्जन है यूएस प्रेडेटर ड्रोन का। टॉपस 201 जो है वो कैपेबल है कैरी करने के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन को पेलोड का, जैसे कि मीडियम रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक हो गया, लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक हो गया, सिंथेटिक एपर्चर रडार, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, सिचुएशनल अवेयरनेस पेलोड, ये सबको ताकि परफॉर्म किया जा सके मिशन को दोनों ही डे और नाइट के समय पे। ये जो आपका मेल यूएवी है इसको अर्लियर रिफर किया गया था रुस्तम के तौर पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। तो जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है इसके बारे में हम जानेंगे, फिर इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ सब समझेंगे। अ मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग डिपिक्टिंग अ पर्सन टीलिंग अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन फाउंड इन ओरवाकलू विलेज इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। तो कहां से पाया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मेसोलिथिक पीरियड का रॉक पेंटिंग जो कि डिपिक्ट कर रहा है एक पर्सन को कि वो टील कर रहा है एक पीस ऑफ लैंड को, इसको पाया गया है ओरवाकलू विलेज से गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के। Prehistoric rock painting के बारे में जान ले। The term prehistory refers to the distant past when there was no paper or language, and hence painting and drawing ware is the oldest art form practiced by human being to express themselves using the cave wall as their cave। जो टर्म प्री हिस्ट्री है ये रिफर करता है जो डिस्टेंट पास्ट का समय था जब कोई पेपर या लैंग्वेज नहीं था, उसमें पेंटिंग को ड्रॉ किया जाता था ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म के तौर पर, जिसको प्रैक्टिस किया जाता था ह्यूमन बीइंग के द्वारा एक्सप्रेस करने के लिए खुद को उपयोग करके केव वॉल को और कैनवास का उपयोग करके। जो पहला डिस्कवरी था रॉक पेंटिंग का उसको किया गया था इंडिया पे 1867-68 के समय पे आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कैरोलिन के द्वारा 12 ईयर बिफोर डिस्कवरी ऑफ आर्टमिरा इन स्पेन। उससे 12 साल पहले ही। इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट के फॉर्म में समझाया गया है। जो अपर पैलोलिथिक पीरियड था, मेसोलिथिक पीरियड था और मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग जो है गुंटूर का। तो पेंटिंग की अगर हम बात करें तो अपर पैलोलिथिक में लीनियर रिप्रेजेंटेशन था एनिमल और ह्यूमन बीइंग का, जबकि मेसोलिथिक में स्मॉलर से साइज में हंटिंग सीन प्रीडोमिनेट करता था। और मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग जो आपका गुंटूर का है तो उसमें जो वो बने हुए थे नेचुरल व्हाइट कैओटीन और रेड ओकर पिगमेंट से। प्रोमिनेंट लोकेशन की बात करें अगर हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड के लिए तो जो विंध्या रेंज है आपका मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का वहां पे प्रोमिनेंट लोकेशन था। मेसोलिथिक के लिए जो आपका लंगनाज गुजरात का रीजन हो गया, भीमबेटका हो गया, आदमगढ़ हो गया। और मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग जो था गुंटूर का तो वो गुंटूर पे ही था प्रोमिनेंट लोकेशन। थीम की अगर बात करें तो अपर पैलियोलिथिक के लिए डेली लाइफ इवेंट जो है वो सेक्रेट और रॉयल इमेज ये थीम होता था। मेसोलिथिक के लिए नेचुरलिस्टिक स्टाइल हो गया, एनिमल स्टाइलिस्टिक फॉर ह्यूमन ये सारे। जबकि मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग जो था गुंटूर का वो डिपिक्ट कर रहा था सोशल लाइफ और कल्चर को, मैन टिलिंग द लैंड इसको डिपिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानेंगे हम स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अनाउंस किया है कि वो स्टार्ट करेंगे स्टार रेटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कोल और लिग्नाइट माइन के लिए फिजिकल ईयर 2022-23 के लिए। तो किसके लिए किया जा रहा है? कोल और लिग्नाइट माइन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। मकसद क्या है इसका? तो इसका एम है प्रमोट करना कम्पिटिटिवनेस को
और सस्टेनेबल माइनिंग को एवेल्युएट करके माइन को उनके की पैरामीटर्स के ऊपर, जैसे कि माइनिंग ऑपरेशन हो गया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी कौन सा अडॉप्ट किया गया है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, वर्कर कंपाइलेंस क्या है, इसके ऊपर इसको एवेल्युएट किया जाएगा। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेटिंग माइन जो है वो अंडरगो करेंगे एक सेल्फ इवेल्युएशन प्रोसेस को, और जो टॉप 10% परफॉर्मिंग माइंस होंगे उनको फर्दर वैलिडेट किया जाएगा इंस्पेक्शन के बाद। ये जो इवेल्युएशन होगा उसको कंडक्ट किया जाएगा कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो रेटिंग अवार्ड होगा वो रेंज करेगा 5 स्टार से 9 स्टार तक, कंप्रिहेंसिवली इवेल्युएट करते हुए हर एक माइन के अचीवमेंट को। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है इनहेंस करना ओवरऑल परफॉर्मेंस को और सस्टेनेबिलिटी को कोल और लिग्नाइट माइनिंग के लिए कंट्री पे रिकॉग्नाइज करते हुए और प्रमोट करते हुए रिस्पॉन्सिबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को। तो मेन किसके लिए किया जा रहा है? तो कोल और लिग्नाइट माइनिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। कोल और लिग्नाइट के बारे में हम जान ले। कोल जो आपका एक सॉलिड कार्बन रिच मिनरल है जो कि बनता है प्लांट रिमेन से, जबकि लिग्नाइट जो है ये लोअर ग्रेड ब्राउनिश ब्लैक कोल है। दोनों ही फ्यूल जो है वो एबेंडेंट में है और वाइडली उपयोग किया जाता है एनर्जी कंटेंट के कारण, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है एयर पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैस एमिशन में वो भी बहुत ज्यादा है। इससे रिलेटेड और जो न्यूज आया था तो सीसीआई ने पेनल्टी लगाया था कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने पेनल्टी लगाया था 591 करोड़ का कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन को लेकर फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट का पावर प्रोड्यूसर के साथ। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो पाए गए थे कि वो सप्लाई कर रहे हैं लोअर क्वालिटी कोल को हायर प्राइस में और इम्पोज कर रहे हैं ओपेक कंडीशन को अपने कॉन्ट्रैक्ट में। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है उनको नहीं एग्जेम्प्ट किया जाएगा कंपटीशन एक्ट थे, और वो फोकस कर रहे थे जो आवश्यकता है फेयर कंपटीशन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन का। ये जो जजमेंट है रिएफर्म करता है जो प्रिंसिपल है कम्पिटिटिव न्यूट्रलिटी अप्लाई करते हुए एंटी ट्रस्ट लॉ को इक्वली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंटर टू इंटीग्रेट चाइल्ड हेल्पलाइन विद ERSS 112। सेंटर जो है वो इंटीग्रेट करने जा रही है चाइल्ड हेल्पलाइन को ERSS 112 के साथ। The Ministry of Women and Child Development in India had decided to integrate the Women Helpline and Child Helpline Service with Emergency Response Support System as a part of One Nation One Helpline Vision। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है भारत की, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंटीग्रेट करेगी जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 112 और चाइल्ड हेल्पलाइन सर्विस विद इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम को वन नेशन वन हेल्पलाइन विजन के अंतर्गत। इसके बारे में हम डिटेल में जान ले। द चाइल्डलाइन सर्विस विच प्रोवाइड इमरजेंसी आउटरीच सर्विस फॉर चिल्ड्रन इन क्राइसिस which now will be accessible by dialing a 4-digit toll-free number 1098 that connect to ERSS 112। जो चाइल्डलाइन सर्विस है जो कि प्रोवाइड करता है इमरजेंसी आउटरीच सर्विस चिल्ड्रन को जो क्राइसिस में है, जो कि एक्सेसिबल है डायल करके 4 डिजिट टोल फ्री नंबर 1098 को, वो फिर कनेक्ट करता है ERSS से 112 पे। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इंटरेस्ट किया है कि ऑटोमेटिक जो चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 ये इसको इंटीग्रेट किया जाएगा ERSS 112 के साथ। जो इनकमिंग कॉल होगा 1098 पे उसको क्लासिफाई किया जाएगा इमरजेंसी नॉन इमरजेंसी के टर्म पे, और इन्फॉर्मेशन कॉल जो है इमरजेंसी कॉल का उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 पे। इश्यू क्या है करंट सर्विस को लेके? इसके पहले जो चिल्ड्रन सर्विस था उसको सपोर्ट किया जा रहा था चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के अंतर्गत, जहां पे चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन और पार्टनर एनजीओ भी थे, जबकि करंट सिस्टम जो है वो लैक कर रहा है इंटरऑपरेबिलिटी को अदर इमरजेंसी सर्विस के साथ। इसके कारण डिले हो सकता है रिस्पॉन्डिंग में डिस्ट्रेस कॉल का, और साथ साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो अनकवर्ड है चाइल्ड लाइन सर्विस से। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? By integrating the child helpline with ERSS 112, the government aims to improve the administration responsiveness and ensure seamless information flow for the repatriation and restoration of vulnerable children within and across district and state। इंटीग्रेट करके चाइल्ड हेल्पलाइन को ERSS 112 नंबर के साथ गवर्नमेंट का मकसद है इंप्रूव करना एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्सिवनेस को और इंश्योर करना कि सिमलेस इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रिपेट्रिएशन और रिस्टोरेशन के लिए वल्नरेबल चिल्ड्रन का अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।